नमस्कार। दिसंबर 2021 की 4 कवि गोष्ठी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी काव्य गोष्ठी 2020 अक्टूबर से हर महीने निरंतर चल रही है। 2021 के अक्टूबर माह तक हमने कोशिश की कि हर बार हम नए-नए कवियों को ही चयनित करके लाएँ और उसके बाद से हम हमारे जो पहले कवि आ चुके हैं, उनको फिर से बुला रहे हैं और अब की बार हमारे जो फिर से आने वाले 2 कवि हैं, वो हैं बहुत आदरणीय हमारे वर्जीनिया के ही नहीं यूएसए के योगी, कवि, आर्टिस्ट धनंजय जी और हमारी दूसरी भी वर्जीनिया की ही कवयित्री जो कि जब सभी को मैंने आमंत्रण भेजा तो मैं बताना भूल गई उसमें कि ये एक चित्रकार भी हैं, एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं और लिखती तो हैं ही, उनका नाम है प्रीति गोविंदराज जी। और अब की बार हमारे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं कवि के रूप में, वो हैं कनेक्टिकट से अनिमेष जी, जिनका मैंने सबको पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ध्यान में रहता है कि अनिमेष जी शिकागो से हैं, लेकिन वो कनेक्टिकट से हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे कनेक्टिकट है और वो कनेक्टेड हैं आज हमसे। तो अनिमेष जी का भी बहुत-बहुत स्वागत है और हमारी जो चौथी कवयित्री हैं, कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो अब मैं बिना किसी देर के सबसे पहले हमारे बीच क्योंकि वो पहली बार आई हैं इंदिरा जी, उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इंदिरा जी ने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है, लेकिन वो कहती हैं कि उनका हिंदी से गहरा लगाव था और वो साहित्य प्रेमी ही रही हैं और अपने आप को अभी भी वो यही मानती हैं कि वो साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यकार नहीं, लेकिन उनका काव्य संग्रह आ चुका है एक, जिसका नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। जी उनके काव्य संग्रह का नाम है गुलिस्ताँ और उनके गीतों को एक म्यूज़िक एल्बम में भी बनाया गया है, जिस म्यूज़िक एल्बम का नाम है उपहार। और कई वर्षों से इंदिरा जी कनाडा में ही रह रही हैं और एक और बात है जिसका मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इंदिरा जी की उपलब्धि मुझे शैलजा सक्सेना जी के द्वारा हुई है। उन्होंने इनका संपर्क मुझे दिया और इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इंदिरा जी, हम व्याकुल हैं आपको सुनने के लिए, आपका इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं देख रही हूँ हमारे बीच अब्दुल्ला जी जुड़े हैं, अशोक जी और अलका बत्रा जी जुड़े हैं और अजय और पुष्पा दशोतर जी भी आज जुड़े हैं और अभी चारुलता जी भी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सुकेश चोपड़ा जी भी हमसे जुड़ रही हैं। तो इंदिरा जी, आपका स्वागत है, आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी राइटर्स गिल्ड, आस्था जी और शैलजा ऑफ कोर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और मैं अपने को, जैसा आस्था जी ने कहा, मैं अपने आप को कोई कवि नहीं मानती, क्योंकि मेरा इतना अच्छा सानिध्य रहा हिंदी प्रेमियों से, तो मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी रुचि हुई और मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी कलम को चलाना शुरू किया। तो और फिर शैलजा और लोगों के हिंदी साहित्य सभा यहाँ पे थी, उसमें भी मैं भाग लेती थी, तो उसके कारण से थोड़ा थोड़ा मेरा परिचय कविताओं से भी हुआ। तो बस थोड़ी थोड़ी रचनाएं मैं कर लेती हूँ जो कि आपके सामने रखूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी दो बहुत छोटी छोटी रचनाएं आपको सुनाऊंगी। तो सबसे पहली वाली है, उसका नाम है वो पेड़। स्वागत है। बड़ा अजीब सा लगा जब चलते चलते एक बड़ा सा पेड़ सामने आ गया।
ठोकर लगते लगते बची। देखकर नहीं चलते क्या भाई? पेड़ बोला। जल्दी में था, सोचा किनारा करके निकल जाऊंगा, मैं हड़बड़ाता हुआ बोला। किस बात की जल्दी है भैया? पेड़ ने पूछा। क्या बताऊं, जिंदगी कुछ अटक सी गई है। जो सोच कर चला था वो कुछ भी नहीं हुआ, और अब तो मैं अकेला हूं, क्या करूं, कहां जाऊं? तो फिर इतनी घबराहट क्यों है भाई, कि मेरा जैसा लंबा चौड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया? तुम भी तो अकेले ही हो, मैंने कहा, फिर इतने हरे भरे कैसे हो? पेड़ बोला। ठंडी हवा मुझ पर से होकर गुजरती है, परिंदे मेरे ऊपर बैठकर सुस्ताते हैं, बसेरा करते हैं। काले सफेद मुलायम बादल मुझसे लिपट कर निकलते हैं। बारिश की मस्त फुहारें नहलाती हैं मुझे। आसपास के सभी साथी मिलकर एक दूसरे को रोज सलामी देते हैं। फिर अकेला कहाँ हूं? तुम भी अकेले कहाँ? कुदरत की सभी नेमतें तुम्हारे पास ही तो हैं, तुम्हारे पास भी तो हैं। बस नजर उठाओ और देखो, टकराओ मत, बस चलते जाओ, चलते जाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। सुंदर सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर। दूसरी रचना है, उसका शीर्षक मैंने रखा है आशीर्वाद। स्वागत है। वो जल्दी से मेरे पैर छूकर चला गया। आशीर्वाद के शब्द बोलती मैं उसके पीछे पीछे आई तो, पर वो चलता गया। मैं सोचती रही उसने सुने तो होंगे मेरे वे शब्द जो मन से निकलते हैं, कभी कभी कहीं धुंधलके में विलीन हो जाने के लिए, मन की गहराइयों में पड़े रहने के लिए। शब्द जो दिन रात सोते जागते हम सुनते हैं, अनसुनी भी करते हैं, फिर उन्हीं को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी। काश मेरे आशीर्वाद के शब्द कोई सुने न सुने, उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े एक घने वृक्ष की छाया की भांति, सुखद बयार की भांति। इन्हीं विचारों में खोई मैं बाहर तक पहुंच गई, तब देखा वो कार के पास खड़ा, हाथ जोड़े, धीमी सी मुस्कान लिए स्वीकार रहा था मेरे आशीर्वाद को। वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप ये अंग्रेजी अदब पढ़ने का फायदा उठा रही। जी, ये अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं, इंदिरा जी। अच्छा। अंग्रेजी पढ़ने का फायदा उठा रही हूँ। जी। अंग्रेजी जब जब वो हिंदी उर्दू के लिटरेचर पर अब जो लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी अदब से ज्यादा होती तो वो कुछ देते हैं एक्स्ट्रा। जी। और वो उसमें हम लोगों की पोएट्री में बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म जो है उससे हट करके नेचर और दूसरी चीजों। एनीवे आप अपना पाठ जारी रखिए। मैं जी नहीं, बिल्कुल आपने जो भी कहा मैं उससे सहमत हूँ। और बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द भी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। अच्छा, अगली मेरी रचना है, ये मैंने अपने एक जीवन का कुछ साल पहले दुखद मोड़ था, उसके बाद मैंने लिखी और आप तक पहुंचेगी शायद। तो इसका शीर्षक मैंने रखा है वो कोने वाला मकान। खुले बोला मकान। वाह, स्वागत है। अब मैं उस कोने वाले मकान में नहीं रहती हूँ, अब उस मकान में कोई और ही रहता है। उस मकान में आकर उसे घर बनाया, सजाया, संवारा, धीरे धीरे वहां अच्छा लगने लगा। वो शीशे की गोल मेज जो मैं दुकान में देखा करती थी, रसोई के एक कोने में लगाई। कितनी ही तस्वीरें जो अखबारों में लिपटी पड़ी थीं, निकाली और दीवारों पर सजाई। किताबों और चित्रकारी के लिए नीचे का बड़ा कमरा ठीक किया, वहां कभी कभी संगीत का कार्यक्रम भी होता था। फिर रहते रहते वहां शहनाइयां गूंजी, नए मेहमान आए, किलकारियां सुनाई पड़ी। हाँ, उनके लिए खिलौने रखने की जगह भी तो बनाई थी। फिर धीरे धीरे जाना भी शुरू हो गया। लाठी की खटखट जो ऊपर के कमरे से सुनाई पड़ती थी,
और जिसे सुनकर अच्छा भी लगता था, बंद हो गई। दोस्तों के ठहाके और खाने के लिए उनका जोर से पुकारना भी बंद हो गया। खिलौने इधर-उधर दिखाई तो देते थे, पर बच्चे कुछ डरे-डरे से हो गए। जाने वाले फिर कभी न आने के लिए चले गए। कभी-कभी वे आवाजें कानों में गूंजा करती हैं। उन किताबों और तस्वीरों की याद आती है, जो बक्सों में बंद होकर इधर-उधर चली गईं, पता नहीं कहाँ। शीशे वाली मेज तो किसी ने खरीद ली। अब मैं वहां उस कोने वाले मकान में नहीं रहती हूँ। उस घर में कोई और ही रहता है। वाह, अरे वाह! वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। थैंक्स। अच्छा, अब कितने 5 मिनट तो हो गए होंगे। जी, आप एक कविता और सुनाएँ। एक जी। जब तक इंदिरा जी ढूँढ रही हैं, तो मैं सभी श्रोतागणों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे बीच अब्दुल्ला जी, नरेंद्र टंडन जी, अजय जी, पुष्पा दशोत्तर जी, राकेश खंडेलवाल जी, सुकेश चोपड़ा जी, आशा बर्मन जी, अशोक बत्रा जी, अलका बत्रा जी, हरीश नवल जी, मधु महेश्वरी जी, सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत और और धन्यवाद। और अभी-अभी सुमन वरदान जी भी जुड़ रहे हैं। जी, इंदिरा जी। और मेरी छोटी-छोटी रचनाएँ सुनने का भी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे अच्छा बहुत लग अच्छा रहा लग है। रहा है आप सबको छोटी है सुनाकर। लेकिन गहरी बहुत है ना। थैंक यू। तो ये आखिरी रचना है। इसका शीर्षक भी मेरी यही समझ में आया, मेरा कोना। तो एक तो कोने वाला मकान है और अब ये मेरा कोना हो गया है। अब कोनों के चक्कर में ज्यादा फंस गई। हाँ जी। तो लिखा है कि मुझे अपना ये कोना बहुत प्यारा है। बहुत कुछ है वहां जो हर समय पुकारता है मुझे। उस कोने में से बहुत कुछ है वहां जो हर हर समय पुकारता है उस कोने में से। मेरे हरे भरे पौधे हैं, मेरे भगवान हैं। किसी भी महल से कम नहीं है मेरा ये कोना। वहां प्यार है जो मैं उन रंग बिरंगे धागों से निकालती हूँ, फिर उन्हें धारियों में बुनकर बांट देती हूँ, इस आशा से, इस आशा के साथ कि कोई बच्चा या बड़ा उसे किसी अलमारी से निकाल कर प्यार पाएगा, फिर संभाल कर रख देगा आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसे याद आएगी माँ की, जो उसके लिए लोरी गाती थी, कहानी सुनाती थी। कितना अच्छा लगेगा केवल कुछ धागों पर हाथ फेर कर, बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ की थपकी से लगता था। हाँ, कभी-कभी मैं उन धागों के साथ सफेद मोती भी पिरो देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोती में पिरोकर धागे और भी सुंदर हो जाते हैं, जैसे आकाश में चमकते हुए तारे। मुझे याद आई उस नीले स्वेटर की जो माँ ने मेरे लिए बनाया था। उन्होंने अपना सारा प्यार उड़ेल दिया था मानो। आज अपने कोने में से मैं भी किसी के लिए यही करना चाहती हूँ, जिसे पहनकर वो भी इतराए, खुद के प्यार से भर जाए, जैसे मैं नाचती फिरती थी। इसीलिए मैं उस कोने में इतना समय बिताती हूँ। मुझे लगता है मैं वो चितेरा हूँ जो कहीं पहाड़ के पास किसी नदी के किनारे रंग उकेरता रहता है। कभी चिड़िया बैठती है उसके कैनवस पर, कभी फूल पत्ते, कभी एक प्यारी सी तितली। चितेरा जब मन लायक नहीं बनते तो रंग मिलाता रहता है, खरीदारों को कहानियां सुनाता है, अपने जीवन की ही रंग बिरंगी सुख दुख भरी। मैं भी तो वही करती हूँ, बस अपने कोने में से वही रस के भीगे रंग, सुगंधित और महकते भरती रहती हूँ अपने कोने से। आपने भी सुने होंगे शायद, यदि धागों में नहीं तो उन आवाजों में जो मैं शांत मन से भेज देती हूँ आप सबको, कुछ लिखकर, कुछ सुनाकर, कुछ चुपचाप, इसी आशा से कि आप भी उस क्षण को याद करें जिसने गुदगुदाया था आपके मन को। धन्यवाद। वाह! बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत नरेंद्र टंडन जी लिख रहे हैं आपके लिए कि सुंदर सृजन एवं अभिव्यक्ति। आशा जी लिख रही हैं सुंदर रचनाएँ।
प्रीति गोविंदराज जी भी यही कह रही हैं कि दिल को छू गई। मधु महेश्वरी जी कह रही हैं वेरी ओरिजिनल। तो जीवन से इंदिरा जुड़ी जी, कविताएं। जी, Thank you. इंदिरा जी बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर। और हर बार की तरह जब भी कोई कनाडा से आता है तो मैं शैलजा जी का धन्यवाद जरूर करती हूँ। वो हमसे अभी जुड़ी नहीं है आज, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको हमसे जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और थैंक यू सो मच। इंदिरा जी के बाद हमारे बीच प्रीति जी हैं। और प्रीति जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। ये कोई भी आर्ट फॉर्म का आप नाम लीजिए और ये उस आर्ट फॉर्म में पारंगत हैं। अगर आप इनकी पेंटिंग्स देखेंगे तो लगेगा कि इनसे अच्छा पेंटर कोई नहीं। नृत्य मैंने देखा नहीं है, पर ये भरतनाट्यम ट्रेन डांसर हैं, तो मैं सोच सकती हूँ और इनको देख भी सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती होंगी। गाना इनका सुना है हमने, और आप लोग भी इनके यूट्यूब चैनल पर इनके गीत सुन सकते हैं। इनकी आवाज के बहुत लोग कायल हैं। और ये अंग्रेजी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, और ये अन्य कई भाषाएं जानती हैं। वैसे ये मलयाली हैं, पर ये भारतीय पहले हैं, और ये फौज में भी रह चुकी हैं, और अब ये यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस में हैं। तो प्रीति जी, और ये मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे हाल फिलहाल में ही एक बात पता चली है कि शायद इनका जन्मदिन और मेरे पिताजी का जन्मदिन एक ही दिन होता है। तो और शैलजा जी की उम्र काफी लंबी है, मैंने उनका नाम लिया और शैलजा जी हमसे जुड़ गई। तो शैलजा जी, आपका स्वागत है। आपकी कवयित्री इंदिरा जी तो छा गई, अब हम प्रीति जी को सुनने जा रहे हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार और धन्यवाद इस महफिल में जुड़ने का। मैं शुरुआत करती हूँ अपनी एक कविता से जो कि मेरे साथ घटी थी। मुझे बहुत प्रिय है। ये मेरे छोटा बेटा जब वाकई छोटा था अभी तो 16 साल का हो गया। तो कविता शुरू करने से पहले उससे संबंधित एक हाइकू मैं कहना चाह रही थी। खिलौने पहुंचे सेठ की दुकान में छोटू, वो छोटू जो काम करता है घर पर दुकानों में। खिलौने पहुंचे सेठ की दुकान में छोटू आंसू से। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कविता पर आती हूँ। शीर्षक है गुब्बारे। उसके हाथों में 10-15 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। कुछ पतले डंडे की छोर पर कुछ धागे बंधे लहराते थे। किशोरी बोली, ले लो दीदी, आपके बेटे को मजा आएगा। उड़ाते हुए इन्हें सोचो तो वह कैसा खिलखिलाएगा। मेरा बेटा आकर्षित हो वहीं देख रहा था। रंगों का अलबेला अंबार, गुब्बारों का मेला लगा था। वह मुझसे पहले ही उससे पूछ बैठी, किस रंग की लोगे बेटा? लाल जवाब उस गुब्बारे वाली का छोटा भाई दे बैठा। छोटू की आयु मेरे बेटे से कम थी। देख जिसे मेरा बेटा मुस्काया। भैया शब्द का अर्थ उसे हाल ही में था समझ आया। बेटा घर का सबसे छोटा था। सबको भैया दीदी कहता था। कोई भैया उसे भी कहे नित स्वप्न देखा करता था। हाँ हाँ लाल ही ले लो, वो बोली। माँ ले दो ना 2 लाल गुब्बारे। पैसे मैं देने लगी तो छोटू फिर बोला, मैं भी लूंगा गुब्बारे। हाँ हाँ देती हूँ तुझे भी छोटू, मैडम से पैसे तो लेने दे। सौदा निपट जाए तू सांस तो लेने दे। देखो ना बदमाश बड़ा है, सुबह से कैसा अड़ा है। बनावटी हंसी हंसती है दीदी, जैसे करती हो ठिठोली। बेटे ने जब पकड़ाया एक गुब्बारा उसे, छोटू घबरा कर दीदी को देखने लगा। दीदी बोली, रहने दे बेटा, छोटू तो हमसे बाद में ले ही लेगा। मैंने कहा, लेने देना, उसे भी तो मोह होगा। बेटे ने खुशी से दी है, छोटू भी यूं खेल लेगा। ना, इसे तू ही रख ले बेटा, दीदी प्यार से मुस्कुराई। पर छोटू की आंखें भर आई।
तब मेरे बेटे ने छोटू से कहा, तू अगर मुझे भैया कहेगा ना तो देख गुब्बारा अभी दे दूंगा। छोटू ने तुरंत भैया कहकर टूटे दांत निपोरे। 2 नन्हे हाथों ने बदले एक झटके में गुब्बारे पाकर छोटू की आंखों में थे तारे। दीदी कुछ छेंप रही थी, आंखें पोंछ रही थी। मेरा बेटा कहने लगा, अब मैं भी भैया हो गया ना। मैंने कहा, भैया तो क्या, तू तो है सबसे सयाना। फिर गुब्बारे वाले से कहा, बच्चे ही हैं ना, सोच मत, बस खेलने दे। गुब्बारे के रुपए ले, ये तो केवल हैं 10। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह, शुक्रिया। बहुत बहुत अब जैसा आस्था ने कहा कि मैं नर्स हूँ पेशे से और कैंसर सेंटर में काम करती हूँ, तो उसी के बारे में कैंसर को मैंने अनिष्ट घमंडी का ओहदा देकर उसके ऊपर एक कविता लिखी है। क्योंकि हम अंग्रेजी में सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो गुण सूत्र जो है वो आई वांटेड टू जस्ट एक्सप्रेस कि वो क्रोमोसोम्स को कहते हैं। तो शुरू करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पहाड़ों का इस्तेमाल किया है, पहाड़ों यानी टेबल्स एज वेल एज माउंटेन्स बोथ। तो शुरू करती हूँ। अनिष्ट घमंडी। मैंने कैंसर को घमंडी बनाया है। गुण सूत्र में गौण सा अंतर, सूक्ष्म इतना, परिकल्पना से सूक्ष्म और, हूं के पल में दुगना चौगुना यह मंत्र, पहाड़ों सा फिर फैले चारों ओर। समझे क्या कोई मन इसका, मिलता छिलता फिर बदलता, सतह पर दिखे ना खुफिया द्रोही, सभी कभी सकारण आए कभी यूं ही, भीतर व्यस्त कारखाने चलाए पर शोर करे जरा नहीं, अचानक चौंकाए शिराओं में, लसिका ग्रंथ को या बने दर्द जोड़ों में। ये है ज्ञानी किंतु समझाए शून्य, दे दंड सबको कोड़ों में। कभी प्रत्यक्ष सूजन बन रूठे, कभी खांसी की जिद न टूटे, रंग रूप इसके नित निराले, अंग भद्दा जटा घुंघराले, विषैला कर किए रोग आवश्यकता से बढ़कर है वक्र, जाने कुटिल ही नीति तीक्ष्ण आरे युक्त ये चक्र। कभी सोए वर्षों चुपचाप, अष्टभुज केंकड़ा सहसा दबोचे, ये करुणा पीड़ा की क्या सोचे। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोजे, एक रोकथाम एक उपचार, शताब्दी श्रम में कुछ तो मिला है फल, पर बस 1/3 हुआ संहार। दैत्य रूपी शत्रु का चमत्कार, क्षणों में बदले रूप आकार। स्तन से काटूं तो मस्तिष्क में फैले, मैरो बदलूं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, मैरो बदलूं तो लड़ाकर भाई चले। सर्जरी, हार्मोन, कीमो या रेडियो, इस बहरूपे पर निष्फल हर प्रहार। तू ठहर तेरी चालाकी बंद करती हूं अभी, तू ठहर तेरी चालाकी बंद करती हूं अभी, पर युद्ध ये इतना आसान न था कभी। कैंसर तुम में कूट भर गया अभिमान, कैंसर तुम में कूट भर गया अभिमान, एक दिन तुम्हें वश में कर ही लेंगे। प्रभु इस केंकड़े को क्यों दिया वरदान, अब आशीर्वाद दो सफल हो मनु अनुसंधान। असाध्य को साध्य करना है, अनिष्ट घमंडी को अब भस्म करना है, अनिष्ट घमंडी को अब भस्म करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में अगली चर्चा मैप के ऊपर लिखना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जी जी बिल्कुल। मैं एक छोटी मोनोक्लोनल तो फिर भी आई मीन बहुत सज्जन सी चीज है, कैंसर पे लिखना। बहुत तो मैं सुंदर समझती हूँ जी। कि आजकल इतना कॉमन हो गया है, अधिकांश परिवारों में मतलब कैंसर का होना कोई बहुत अनहोनी बात नहीं रह गई है जी। तो अगर समय है तो मैं एक छोटी सी एक गजल तरन्नुम में प्रस्तुत करना चाहूँगी। आपने कहा था कि आज आप गजल जरूर सुनाने वाली हैं। तो जी
मुझे लगता है कि नेचर से मैं काफ़ी प्रभावित होती हूँ, और इसमें मैंने कम से कम मतले में मैंने शजर के बारे में डिस्क्राइब किया है, जैसे वो अपनी आखिरी सांस तक अपने सारे अंग बांटता है, और उसी तरह अगर हम जी सकें। काश सीखे अदा हम शजर आम का, काश सीखे अदा हम शजर आम का, फूल फल दे दिया कट गया दाम का, फूल फल दे दिया कट गया दाम का, खेल बचपन गया फिर जवानी गई, खेल बचपन गया फिर जवानी गई, आखिरी दौर बस है नहीं काम का, आखिरी दौर बस है नहीं काम का, बहुत मार्मिक। रो रही है ज़मीं कब से बाटे सभी, रो रही है ज़मीं कब से बाटे सभी, आसमां एक रहा चांद हर बाम का, आसमां एक रहा चांद हर बाम का, थे कभी गाँव या शहर के फासले, थे कभी गाँव या शहर के फासले, देश परदेश अब तो रहा नाम का, देश परदेश अब तो रहा नाम का, जो मोहब्बत मिली होश में हो बसर, जो मोहब्बत मिली होश में हो बसर, ज़ीस्त वरना नशा याद के जाम का, क्या बात है, वाह वरना वाह वाह वाह। याद के जाम का, सुबह से पूछवे कब तलक आएंगे, सुबह से पूछवे कब तलक आएंगे, ख्वाब सा था दिखा एक हंसी शाम का, वाह ख्वाब सा था दिखा एक हंसी शाम का। मतलब पेश करती हूँ। छोड़ दे दुश्मनी धर्म ईमान का, छोड़ दे दुश्मनी धर्म ईमान का, क्योंकि अल्लाह तो दोस्त है राम का। क्या बात है, अल्लाह तो दोस्त है राम का, काश सीखे अदा हम शजर आम का, फूल फल दे दिया कट गया दाम का। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर प्रीति जी। बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे प्रीति, बहुत सुंदर। ये आपको रेखा मैत्रा जी, सुकेश चोपड़ा जी और शैलजा सक्सेना जी की आवाजें आ रही थी। आप मेरी भी शामिल से कर ले जुड़े हुए हैं। और देखिए ये चैट में भी आशा बर्मन जी, नरेंद्र टंडन जी, अशोक बत्रा जी, मधु महेश्वरी जी, शैलजा जी, सभी आपको आपके बहुत ही अच्छे काव्य पाठ के लिए बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत मधुर था। जितनी बढ़िया गजल उतनी बढ़िया गायकी से आपने सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर। शुक्रिया। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपको इनकी गायकी पसंद आए तो आप जरूर इनके यूट्यूब चैनल आजकल पर मैं वहां जाके। पोस्ट नहीं करती, अच्छा छोड़ दिया। चलिए, जो पुराना पोस्ट किया हुआ है वो भी आप जाके सुन सकते हैं। शुक्रिया अब आस्था, बहुत बहुत मुझे बुलाने का। जी, और अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी हमारे तीसरे कवि, जो हमारे लिए इस मंच पर पहली बार आए हैं। हमारे जो आदरणीय धनंजय जी हैं, मैं उनको सबसे अंत में बुलाऊंगी। अ, और अभी मैं अनिमेष जी को बुलाना चाहती हूँ। अनिमेष चंद्र जी कवि हैं, और कवि के साथ-साथ वो एक क्या कहते हैं, आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नाटक में रुचि रखते हैं और गीत गाते हैं, और ये बंगाल से हैं, और अपनी बंगाली संस्कृति और उसको भी आगे बढ़ाने में, मैं इनकी बेटी और पत्नी से भी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था, तो वो भी ऐसा लगता है कि पूरी बांग्ला संस्कृति इनके परिवार में रची बसी है। और हम सभी जानते हैं कि बंगाली लोग अपनी सांस्कृतिक उस मेरे पास शब्द नहीं है, हाँ, सांस्कृतिक समृद्धता के कारण जाने जाते हैं, तो इनका परिवार उसका बहुत अच्छा नमूना है। और अनिमेष जी से परिचय नया ही है, 2-3 साल हुए हैं। मैं इनको जब जानना आरंभ किया, लेकिन इनकी कविताएँ बहुत अच्छी होती हैं, और वैसे ये एक आईटी प्रोफ़ेशनल हैं। और अनिमेष जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप आएँ और अपनी कविताएँ हमें सुनाएँ। अनिमेष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इनका एक उपनाम भी है, जो मैं आप सभी को बताना भूल रही हूँ। मैं हमेशा कागज़ पे लिख कर करती हूँ, अब की बार मैंने सोचा कि थोड़ा टेक फ्रेंडली हो जाया जाए, लेकिन मेरा फ़ोन बार-बार बंद हो रहा है, तो मुझे नाम इनका है महाताब। जी, ये जी। महाताब नाम से लिखते हैं, तो महाताब जी का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आस्था जी। जैसा आस्था जी ने बताया, मैं कवि मुझे कहना थोड़ा-सा मतलब वो थोड़ा आपका बड़प्पन है कि आप मुझे कवि के दर्जे में बिठा दिया है। हालाँकि मैं अपने आप को साहित्य का प्रेमी और एक विद्यार्थी मानता हूँ। जैसा कि ये बता रहे थे कि मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे पारंपरिक स्तर से हिंदी पढ़ने का मौका कभी मिला नहीं, तो मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। और अपने बारे में मैं सिर्फ़ इतना ही कहता हूँ कि दीन हूँ मैं, खाक हूँ, अल्फ़ाज़ का मैं हूँ फ़कीर, इस सुखन के नक्श पर हूँ आधा धुंधला एक लकीर। झोली में एहसास लेकर झोली में एहसास लेकर फिरता हूँ मैं दर-बदर, आत्मा जैसे तलाशे एक ज़ुबान और एक शरीर। वाह वाह वाह! बहुत अच्छा। जी, जब मैंने इनसे इनका परिचय माँगा, तो इन्होंने ये पंक्तियाँ मुझे लिख कर भेज दी थी। जी, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने परिचय में क्या लिखूँ, तो यही पंक्तियाँ मुझे याद आया, तो मैंने उसको तुरंत वैसे ही लिख दिया। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जिनकी वजह से हम लोग सब यहाँ पे आए हैं या इस पूरी धरा पर आए हुए हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं कुछ अपनी सृष्टियों को आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं परम कल्याणमय ईश्वर का वंदन करना चाहता हूँ। जस्ट 2 दोहे हैं कि उसको क्या दे जिस्म को जिसने दी है जान, जो कुछ भी उसको दिया सब उसका ही दान, और उसने जितना है दिया उसका ना कोई मोल, उसने जितना है दिया उसका ना कोई मोल, ये है मेरी आरती कुछ शब्दों के बोल। चलो तो मैं शुरू करता हूँ। एक मेरी कविता है, कविता के ऊपर ही है। कविता काफ़ी लंबी है, तो मैं उनमें से कुछ ही बंद जो है वो पढ़ूँगा। उसके बाद मैं कुछ गज़ल के आशार आपको सुनाऊँगा, और देखते हैं कितना टाइम होता है वो।
तो कविता क्या है इसको मैं तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो निवेदन क्या है कि प्राणों से हृदय का रास्ता बस एक पल में तैयार करूं, भावों के अर्थों से मैं वैचारिक मोती के हार जड़ूं, गागर में सागर को समेटे भाषा की अस्मिता हूँ, शब्दों की झंकार नहीं मैं वैचित्रमयी कविता हूँ। आगे जाके कहता हूँ कि कालिदास ने मेघदूत में पिरो के मुझको भेजा था, प्रेयसी के श्रृंगार ने मुझको अंतस में सहेजा था, राधा के अश्रु में भीगी वैष्णव पद की गाथा हूँ, शब्दों की झंकार नहीं मैं कोमल कांत कविता हूँ। जब पीर हो गई पर्वत सी दुष्यंत ने मुझे जगाया था। आपको याद होगा दुष्यंत कुमार जी की बहुत पॉपुलर गजल है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो उस हवाले से कहता हूँ कि जब पीर हो गई पर्वत सी दुष्यंत ने मुझे जगाया था, वंदे मातरम के रूप में बंकिम ने शस्त्र बनाया था, अधर्म के दलदल से उपजी, अधर्म के दलदल से उपजी पावन शाश्वत गीता हूँ, शब्दों की झंकार नहीं मैं सबल सशक्त कविता हूँ। जब सांस लगे होने भारी मैं तब भी आस जगाती हूँ, शुष्क वर्णहीन जीवन में रंगीन रास रचाती हूँ, निराशा के मरुथल में मैं आशा की किरण सरिता हूँ, शब्दों की झंकार नहीं मैं ऊर्जा स्रोत रूप कविता हूँ। तो मैंने कुछ बंद सुनाए, काफी लंबी कविता है तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको थोड़ा विराम देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। गजलों की बात हो रही थी। मैं गजल के एक मतला और एक शेर से शुरू करता हूँ। उसके बाद अगर वक्त मिला तो आगे बढ़ेंगे। तो ये गजल भी है, गजल के ऊपर ही गजल है कि गजल कब होती है। तो अर्ज क्या है, खुशबू जब लफ्ज से बिखरे तो गजल होती है, अरे क्या वाह! बात है, क्या बात है। खुशबू जब लफ्ज से बिखरे तो गजल होती है, खिल उठे जब कभी चेहरे तो गजल होती है, वाह, तूने अब तक न कही हो जो कभी मुझसे वो, तूने अब तक न कही हो जो कभी मुझसे वो, मेरी यादों से पुकारे तो गजल होती है। क्या बात। और एक पल को मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ हमारे शुरू शुरू के प्यार में, स्कूल में, कॉलेज में, जो उस जमाने में 90s के एरा में क्या होता था, अभी तो खैर जमाना बदल चुका है, कि राबता कुछ भी ना बन पाए और उससे पहले, राबता यानी कनेक्शन, राबता कुछ भी ना बन पाए और उससे पहले, घर में लग जाए सो पहरे तो गजल होती है, घर में लग जाए सो पहरे तो गजल होती है। और उसके बाद क्या होता है, तेरी तस्वीर सुलगते हुए मेरे दिल की, राख के ढेर से उभरे तो गजल होती है। वाह, और देखिए प्यार आगे बढ़ता है, प्यार की कभी कभी अच्छी परिणति भी होती है, कभी कभी नहीं होती है। जिसकी अच्छी परिणति होती है उनकी शादी हो जाती है, और जिनकी नहीं होती है वो कभी बन जाते हैं, हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। तो आगे कहता हूं कि घर घर सिमट आए तेरे माथे के एक टीके में, सारी वादी के नजारे तो गजल होती है। वाह, और आपने मजनू, लैला मजनू, सिरी फरहाद के किस्से सुने होंगे। फरहाद को
हुक्म मिला था कि दूध की नहरें बनाने की, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा। कैस मजनू को कहते हैं, मजनू को दूसरा नाम है कैस। तो अर्थ क्या है कि कैस फरहाद के अंजाम पर रोए पत्थर, कैस फरहाद के अंजाम पर रोए पत्थर, और बन जाए जो नहरे तो गजल होती है। और जैसा कि आस्था जी बता रही थी कि मेरा तखल्लुस है महताब, तो ये मेरा मक्ता है गजल का, और इसमें महताब को एक्चुअली 2 मायने में इस्तेमाल किया गया है। तो अर्ज करता हूँ कि अदब के ताज महल को सुखन के किरणों से, अदब के ताज महल को सुखन के किरणों से, महताबा के सवारे तो गजल होती है। बहुत 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 धन्यवाद आपका, ये आपने बहुत प्यार से सुना। बहुत सुंदर। हमें ये भी पता चल गया कि आप कवि क्यों बने। अनिमेश जी, आपने 50-55 साल पुरानी सुनी हुई एक गजल के 2-3 शेर याद दिला दिए जी। दो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। क्या बात है राकेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने दूल्हे से कोई शौक नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। एक आस्था वो जो है एक मुश्ताक अहमद यूसुफी है, सटायर लिखते हैं उर्दू में, ह्यूमर। तो उनका हर शायर को शादी जरूर करनी चाहिए। अगर शादी कामयाब हो गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, शादी कामयाब नहीं तो शायरी अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। देखिए अनिमेश जी, आपने सबको बहुत इन्वॉल्व अच्छा। कर लिया एकदम, सबके कोई कोई दुखते उस पे हाथ रख दिया जैसे सबके पिटारे खुल गए। जी। जी अनिमेश जी, कितना समय बचा है? आप एक छोटी सी कविता और सुना दीजिए। ओके। एक्चुअली हम लोगों ने जब शुरू किया था तो इंदिरा जी बता रही थी, कोने में माँ के बारे में बता रही थी, तो बहुत छोटी सी कविता है। जी। तो मैं उससे इसका समापन करना चाहता हूँ कि कविता का शीर्षक है भारी सर। सर बहुत भारी सा लगता है, सर बहुत भारी सा लगता है, माँ भी नहीं है पास कि जाके थोड़ी देर लेट जाऊं उनकी गोदी में। सफर के दिन सुबह माँ की गोद में सर रख के सोया था कुछ देर, मेरे बालों को सहला रही थी, कभी माथे पर कभी छाती पर अपना हाथ फेर रही थी। अचानक आंख खुल गई, मेरे माथे पर एक गर्म एहसास, एक बूंद आंसू की मेरी माँ की आंख से टपकी थी, और उस एक बूंद को सर पे लेके घर छोड़ के निकला था मैं, और तब से सर बहुत भारी सा लगता है, सर बहुत भारी सा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी। अनिमेश जी, आपके लिए भी सभी चैट में लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी कविता। आशा बर्मन जी और इंदिरा वर्मा जी, प्रीति गोविंदराज जी, शैलजा सक्सेना जी धन्यवाद आप सबको। और रेखा मैत्रा जी की आवाज आपने सुन ही ली थी बीच में। वो थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, बहुत इसलिए सुंदर अपना जी। कैमरा नहीं ऑन कर रही आज। तो पर बहुत आप सुंदर, बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और अब मैं कहते हैं ना कि मीठा अक्सर अंत में खाया जाता है तो मैं अपने चौथे कवि को हम बचा के रख रहे थे, धनंजय कुमार जी को। धनंजय कुमार जी मेरे लिए आदरणीय हैं और यहाँ पे जो श्रोतागण हैं उनके मित्र भी हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, योगी हैं
और मुझे खासकर उनकी कविताएं बड़ी मिस्टिक सी भी लगती हैं कि कुछ उसमें बहुत छिपे हुए भाव होते हैं और हम कहाँ कई बार उसमें खो जाते हैं। और आज वो अपनी कविता का कौन-सा शेड हमारे सामने लेकर आएँगे हमें पता नहीं है। उनके बारे में क्या कहा जाए, वैसे वो वर्ल्ड बैंक से बहुत सालों तक जुड़े रहे। अब उनका इंडिया इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें वो ना केवल हिंदी पर बहुत सारी भाषाएँ और गीत, संगीत हर तरह के शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस स्कूल से जुड़ी रही हूँ और हमारे बीच उस स्कूल की जो फ़ेवरेट टीचर हैं मधु महेश्वरी जी भी जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं स्कूल का नाम लेती हूँ तो मुझे मधु जी ज़रूर याद आती हैं। और आज हमारे बीच में जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, ये शायद धनंजय जी, प्रीति जी, इंदिरा जी और अनिमेष जी के नाम की ताकत है, जो आज खूब सारे श्रोता हमसे जुड़े हैं और ये हमारे इस वर्ष की आखिरी गोष्ठी भी है, हॉलिडेज़ शुरू हो रही हैं। तो धनंजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत से पहले मैं एक बार फिर से सुकेश चोपड़ा जी, सुमन वरदान जी, डॉक्टर अब्दुल्ला जी, नरेंद्र टंडन जी, राकेश खंडेलवाल जी, अजय जी, पुष्पा दशोत्तर जी, आशा बर्मन जी, अशोक जी और अलका बत्रा जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी और मधु महेश्वरी जी और रेखा मैत्रा, उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो धनंजय जी देखिए आपको सुनने के लिए मेरे माता-पिता आए हैं भारत से। बिल्कुल, अगर धनंजय जी नहीं आते ना तो हमने आना ही नहीं था। ये हमारी शर्त थी कि अगर आपने गलती धनंजय कर दी वरना बॉलीवुड धनंजय आएँगे भारत तभी आके आएँगे। सुनाते। प्रणाम धनंजय भाई। नमस्ते। जी, धनंजय जी आपका स्वागत। धन्यवाद आस्था और सभी मित्रों को, उनकी तस्वीर से मैं जुड़ रहा हूँ। आज दो-दो पंक्तियों की एक फुलझड़ी सी मैं प्रस्तुत करता हूँ। लंबी कविता पढ़ते-पढ़ते कभी लगता है बीच में रुक जाना पड़ता है। तो ये है दिल तो बहुत कुछ कहता है। दिल तो बहुत कुछ कहता है, कुछ दिल से कहो तो बात बने। वाह! दिल तो बहुत कुछ कहता है, कुछ दिल से कहो तो बात बने। आवाक डगर पे नजर किए, आवाक डगर पे नजर किए, बेबाक चलो तो बात बने। वाह लो मेरी खामोशी का अब राज सुन ही लो। तो मेरी खामोशी का अब राज सुन ही लो। एहसास है ज्यादा, अल्फाज बहुत कम। क्या बात है, वाह! बहुत बहुत अच्छा। और मुद्दे हैं कुछ सवालात, कुछ बेहोशी। मुद्दे हैं कुछ सवालात, कुछ बेहोशी। वक्त गुजरता जाता है या हम गुजरे। मुद्दे हैं कुछ सवालात, कुछ बेहोशी। वक्त गुजरता जाता है या हम गुजरे। बार बार गिरने का कुछ तो मतलब है। बार बार गिरने का कुछ तो मतलब है। उनकी बातें चिकनी हैं या हम फिसले। अरे वाह! क्या बात है। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसने मुसाफिरों को रहबर बना लिया। उसने मुसाफिरों को रहबर बना लिया, हीरे सी जिंदगी को पत्थर बना लिया। बहुत अच्छे।
कब से तेरी तलाश में निकला हुआ हूं मैं, कब से तेरी तलाश में निकला हुआ हूं मैं, ये रास्ता लंबा है या भटका हुआ हूं मैं। वाह वाह कब से तेरी तलाश में निकला वाह हुआ हूं मैं, बहुत ये अच्छे रास्ता लंबा है या के भटका हुआ हूं मैं। वाह उड़ता हूं आसमान पे, न गिरता हूं जमीन पर। उड़ता हूं आसमान पे, न गिरता हूं जमीन पर, यानी कि एक डोर से लटका हुआ हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह। मुझसे अधिक मूल्यवान मेरे आंसू, मुझसे अधिक मूल्यवान मेरे आंसू, जो कभी कभी छलकते हैं तेरी आंखों से। वाह अच्छा है। हमारी बात है पूरी मगर मतलब अधूरा है। अच्छा। हमारी बात है पूरी मगर मतलब अधूरा है, जरा सा तुम समझते हो, जरा सा मैं समझता हूँ। हमारे दोस्ताने का भरम क्या है, मरम क्या है। हमारे दोस्ताने का भरम क्या है, मरम क्या है। तुम अपनी राह चलते हो, मैं अपनी राह चलता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये धनंजय जी, नरेंद्र टंडन जी, सुमन वरदान जी और रेखा मैत्रा जी की बहुत खूब और वाह वाही बहुत सबसे ज्यादा आ रही है। मधु जी ने एक कमेंट में उर्दू में कुछ लिखा था। जी, वो मैं पढ़ धीरे नहीं धीरे पाई। छन रहा हूँ, धीरे धीरे छन रहा हूँ, क्या से क्या मैं बन रहा हूँ। धीरे धीरे छन रहा हूँ, क्या से क्या मैं बन रहा हूँ। उम्र तन की हो रही है, मन से मैं बचपन रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक भटकती रूह था मैं, जिस्म जैसा बन रहा हूँ। बादलों में घुल रहा हूँ, चांदनी में धुल रहा हूँ। आपसे तो मिल चुका हूँ, आज खुद से मिल रहा हूँ। वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर। है, तो मिल बहुत चुका हूँ, बढ़िया, आज मैं खुद से मिल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये स्नेह सुधा जी की आवाज थी जो आपको दोहरा रही थी। पूरब से पश्चिम तक फैले होठों ने, पूरब से पश्चिम तक फैले होठों ने, देखो कैसे चूम लिया सारा संसार। पूरब से पश्चिम तक फैले होठों ने, देखो कैसे चूम लिया सारा संसार। जिसमें सब शामिल हैं, मैं भी वो भी। कोई फिक्र नहीं है कब मुंह बंद करेगा, कोई फिक्र नहीं है कब मुंह बंद करेगा, और कब निगलेगा मेरा बिखरापन। रास्ता मैं कोई नहीं चुनता, रास्ता मैं कोई नहीं चुनता, मैं किसी मोड़ पर नहीं रुकता। हर कदम पर ही एक मंजिल है और सफर खत्म भी नहीं होता। वाह वाह, वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। खूब। मैं तेरी बातों से, मैं तेरी बाहों से फिसला जा रहा हूं। मैं तेरी बाहों से फिसला जा रहा हूं, दूर होने का मजा सा पा रहा हूं। उसकी आंखों में ये शक, ये यकीन, उसकी आंखों में ये शक, ये यकीन, मैं बड़ी जहमत से समझा जा रहा हूं। ओहो, वाह वाह वाह। मैं सब में देखता रहा हूं तुम्हारा चेहरा, मैं सब में देखता रहा हूं तुम्हारा चेहरा। कोई वजह है तू पूरा नजर नहीं आया। मैं सब में देखता रहा हूं तुम्हारा चेहरा, कोई वजह है तू पूरा नजर नहीं आया। तेरी तस्वीर के टुकड़ों को जोड़ता ही रहा, बस एक आखिरी टुकड़ा कहीं नहीं पाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पाप और पुण्य दोनों बहाते, पाप और पुण्य दोनों बहाते, रोज गंगा नहाते नहाते।
पाप और पुण्य दोनों बहाते, रोज गंगा नहाते नहाते, गांव कितने उजाड़े गए हैं, एक शहर को बसाते बसाते। वाह अरे वाह वाह वाह, बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। पाप और पुण्य दोनों बहाते, रोज गंगा बहुत ही नहाते सुंदर। नहाते, गांव कितने उजाड़े गए हैं, एक शहर को बसाते बसाते। बहुत अच्छा। दिल ही दिल में सुलगने लगा हूं, प्यार की लौ जलाते जलाते। उसकी सूरत बदल सी गई है, उसकी सूरत बदल सी गई है, एक सदमा छुपाते छुपाते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। 3 पंक्तियों के चंद शेर गुलजार साहब को समर्पित। उन्होंने शुरुआत की थी, उससे पहले मैंने कुछ लिखा था लेकिन कहीं पढ़ने में शर्म आती थी। जितनी सीधी सी बात होती है उतनी मुश्किल से हम समझते हैं। जितनी सीधी सी बात होती है उतनी मुश्किल से हम समझते हैं जहन में ये पेचो खम कितने, हैं जहन में ये पेचो खम कितने। शायरी बस हवा का झोंका है, शायरी बस हवा का झोंका है, एक सिहरन को दे गई एहसास, एक सिहरन का दे गई एहसास, इसका मतलब कोई नहीं होता। शायरी बस हवा का झोंका है, एक सिहरन का दे गई एहसास, उसका मतलब कोई नहीं होता। वो मुझे बार बार मिलता है, अजनबी या कि दोस्त बन बनकर। वो मुझे बार बार मिलता है, अजनबी या कि दोस्त बन बनकर। कितनी राहें जुड़ी हुई सी हैं, तस्वीर नहीं, ये वाला देखते हैं। वादियों में बिछी नदियां, वादियों में बिछी हुई नदियां, ये मेरे हाथ की लकीरें हैं, इनका रिश्ता मेरे वजूद से है। एक टुकड़ा सफेद बादल का तैरता क्यों है आसमानों पर, एक टुकड़ा सफेद बादल का तैरता क्यों है आसमानों पर, वो मेरी आग क्या बुझाएगा। सामने जो भी है बहुत कम है, सामने जो भी है बहुत कम है, ये जहान चाहतों से छोटा है। सामने जो भी है बहुत कम है, ये जहान चाहतों से छोटा है। अपने कद की है कायनात कहाँ, अपने कद की है कायनात कहाँ। एक दिया भी नजर नहीं आता, इतने परवाने फिर जले कैसे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दिया भी नजर नहीं आता, इतने परवाने फिर जले कैसे। ये अंधेरा सुलग रहा होगा, क्या ये बात अंधेरा सुलग रहा सुलग होगा। रहा होगा। क्या बात है, वाह। जब इरादा सफर का छोड़ दिया, तब से राहें पुकारती हैं मुझे। जब इरादा सफर का छोड़ दिया, तब से राहें पुकारती हैं मुझे, और सांस कहती है मेरे साथ चलो। कितना खामोश था वो मिलके मुझे, कितना खामोश था वो मिलके मुझे, कोई वादा नहीं किया उसने। कितना खामोश था वो मिलके मुझे, कोई वादा नहीं किया उसने। वो मेरा साथ भी निभाएगा, वो मेरा साथ भी निभाएगा। देख आया है दौरे दुनिया को, मेरे बारे में जाने क्या क्या सुना। देख आया है दौरे दुनिया को, मेरे बारे में जाने क्या क्या सुना। तू कभी मुझसे आके मिल भी ले, वाह, तू कभी मुझसे आके मिल भी तो ले। क्या बात है। नजर आते हैं मेरी सूरत पर आंधियों के ये काफिले उनको। नजर आते हैं मेरी सूरत पर
आंधियों के ये काफिले उनको आईने की भला खता क्या है, आईने की भला खता क्या है। सबके चेहरे पे कुछ छपा सा है कहीं प्यार तो कहीं नफरत है। सबके चेहरे पे कुछ छपा सा है कहीं प्यार तो कहीं नफरत है। साफ चेहरों को कौन पहचाने। वाह, बस आज इतना ही। बहुत ही सुंदर। सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर धनंजय भाई, साफ चेहरों को कौन पहचाने। आपके पास तो मैं दाढ़ी लगा कर आता हूँ और मैला करके आऊंगा, बहुत क्या पहचानना पाए। बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा, बहुत अंधेरा अच्छा। सो लग रहा होगा तो बहुत ही अच्छा जी, और कमेंट्स कम लिख रहे थे क्योंकि सभी लोग आपको सुनने में खो गए थे, पर सुमन जी की, सुकेश जी की, रेखा मैत्रा जी की, स्नेह सुधा जी की, सभी की आवाजें सुनाई दे रही थी साथ साथ, और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनिमेश जी मुझे सामने दिख रहे थे, और प्रीति जी भी, और इंदिरा जी भी, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे आपकी कविता से, और हम हमेशा ही होते हैं। आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने का धन्यवाद, और हमें अपनी इतनी अच्छी कविताएं सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो 4 कवि गोष्ठी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हमारे सभी जो कवि हैं उन्होंने अलग अलग शेड्स की कविताएं सुनाई, और उन सभी का अंदाज अनोखा था अपने आप में। तो मैं पुनः प्रीति जी, इंदिरा जी, धनंजय जी और अनिमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा की तरह जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो श्रोता हैं उनमें से मधु जी, अशोक और अलका बत्रा जी, अजय और पुष्पा दशोत्तर जी, राकेश खंडेलवाल जी, नरेंद्र टंडन जी और रंजना टंडन जी, ये ऐसे श्रोतागण हैं जो हर बार सुनने आते हैं। और आशा बर्मन जी जब से हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हैं तो वो भी हमें सुनने आती हैं, और आज जो कनाडा की कड़ी हमसे जोड़ने वाली हैं शैलजा जी, वो भी सुन रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनने आए। और अब्दुल्ला जी व्यस्त चल रहे हैं लेकिन वो फिर भी उन्होंने अपना समय निकाला, उनका भी धन्यवाद। सुमन वरदान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं कुछ नाम भूल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी आए, बहुत अच्छा लगा। हर बार राकेश जी एक कविता से अंत करते हैं, तो मैं पूछ लूं राकेश जी से यदि उनके पास कुछ पंक्तियां हैं तो वो हमें सुनाए, नहीं तो मैं सुनिए कि शर की जगह शेर छोड़े हैं। शर की एक बार फिर से कहें। शर की जगह शेर छोड़े हैं, निज तर्कस से यहाँ धनंजय। शर की जगह शेर छोड़े हैं, निज तर्कस से यहाँ धनंजय। और इंदिरा और अनिमेश जो कहे, सुना दांत में उंगली थामे। और प्रीति गीत गोविंदम गाए वाशिंगटन के वातायन में। 4 कवि की रही गोष्ठी आज आस्था के शुभ नामे। वाह वाह राकेश भाई, वाह 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 भाई वाह, ग्रेट राष्ट्रीय कवि हैं आप राकेश भाई, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, हर बार की तरह। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, पुनः धन्यवाद। आप सभी का नव वर्ष शुभ हो। ये जो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, हम बाहर निकलते हैं, घर सजे होते हैं और बच्चे चहक रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी आस है कि बहुत सारे तोहफे आने वाले हैं। तो हम सबके लिए भी यही मेरा संदेश है कि आप सबका भी नव वर्ष बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपने बुलाया।